नमस्कार। इंतजार हो चुका है एकदम खत्म। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ नंबर ऑफ फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक वीडियो। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में कि नंबर्स कितने तरीके की चीजें होती है। ध्यान से सुनना, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नंबर्स की कैटेगरीज क्या क्या है, नंबर्स कितने तरीके के होते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले कि नंबर्स की कैटेगरी क्या है, कि नंबर्स कितने तरीके से डिवाइड किए जाते हैं। ये जो पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो के अंदर, ये हर उस स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जो अभी कंपटीशन के दौर में है, कंपटीशन की तैयारी कर रहा है। हमने 10वीं तक इन सब नंबर्स के बारे में जानकारी तो ली, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हम चीजें भूल चुके हैं। और अब जब एग्जामिनर सवाल पूछता है एग्जाम के अंदर और घुमाकर पूछता है, तो सवाल में हम दिक्कत महसूस करते हैं, कंफ्यूज महसूस करते हैं और सवाल ज्यादातर स्टूडेंट गलत करके आते हैं। अभी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि ये सवाल ट्रेंडिंग में है और नंबर्स के बारे में अब जानकारी लेना बहुत जरूरी हो चुका है। तो आप सब लोग बने रहे इस वीडियो में आखिरी तक। आज हम सीखेंगे कि नंबर्स की कैटेगरी क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। अगर आप जानते हो इस बारे में कि परफेक्ट नंबर क्या होता है, तो कमेंट में मुझे बताएं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। अभी इस वीडियो को देखते ही बताओ आपकी परफेक्ट नंबर के बारे में क्या आपकी जानकारी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ निम्न में से कौन सा एक परफेक्ट नंबर है, तो जैसे मैंने लिखा 12, 15, 28 और 35, इन नंबर्स में से कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर है, ये आपको पहचानना है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है। ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या आप इस बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? एक छोटा सा नंबर है, छोटा सा सवाल है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये सवाल नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखना, इसी से रिलेटेड आज की क्लास है। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम सीखेंगे और इसके अंदर हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी प्रोसेस से रिलेटेड सवाल भी देखेंगे। डिविजिबिलिटी प्रोसेस से रिलेटेड भी सवाल होते हैं। डिविजिबिलिटी, भाजकता की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, उससे रिलेटेड सवाल होते हैं। और नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में मैं पहले बताऊंगा आपको कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे 12 में किस किस नंबर का भाग जा सकता है, तो इसके फैक्टर्स कितने हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, इन सारे नंबर से भाग जा सकता है। तो 12 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, इवन फैक्टर्स कितने, ऑड फैक्टर्स कितने हैं, प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, इन सब के बारे में हम यहाँ जानकारी करेंगे। फैक्टर्स का सम क्या है, परफेक्ट स्क्वायर के फैक्टर क्या है, मतलब कम से कम 15 बातें हम सीख सकते हैं फैक्टर्स से रिलेटेड। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में अगली क्लास में हम जानकारी लेंगे। आज मैं आपको क्लासिफिकेशन से रिलेटेड चीजें बता रहा हूं और इसके अंदर हम रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले। रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। यहां पर हम बात करेंगे यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट की या लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट की। यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट और लास्ट 2 डिजिट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। और बात करेंगे हम हाईएस्ट पावर्स की, कि किसी भी नंबर के अंदर किसी दूसरे नंबर की या प्राइम नंबर की कितनी मैक्सिमम पावर हो सकती है। मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर नाम से एक हाईएस्ट पावर के बारे में यहाँ पर हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं इस क्लास को। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स की, कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। चलिए, आपके सामने ये दिख रहा है, आप सोचो इसके बारे में कि नंबर्स कितने तरीके के होते हैं। तो नंबर्स की मैंने एक छोटी सी कैटेगरी यहाँ पर बांट रखी है, बहुत छोटी सी, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ने जा रहे हो तो सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, नंबर्स की। तो नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स के बारे में चीजें हमें पढ़नी है। तो नंबर्स वो होते हैं जो गणित को एक्सप्रेस करने के काम आते हैं या कैलकुलेशन में काम आने वाले नंबर, कैलकुलेशन में काम आने वाले प्रतीकों को या नंबर कहते हैं हम, या संख्याएं कहते हैं हम। यहाँ पर नंबर्स की डेफिनेशन दी हुई है। ए नंबर इज ए सिंगल डिजिट और ए ग्रुप ऑफ डिजिट्स used to represent quantity, value और position. Numbers are the foundation of mathematics. ये foundation है mathematics की and help us measure, count and communicate mathematical ideas.
एक अंक या अंकों का समूह ही संख्या कहलाता है। और अंक क्या कहलाता है? अंक कहलाता है जैसे 3 4 5, ये अंक। अंक की डेफिनेशन क्या है कि मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज किए गए सिंबल्स को ही हम डिजिट कहते हैं या अंक कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ इस चैप्टर के अंदर डिटेल से चीजें पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से हमने चीजें पढ़ लिया है, पूरा एक कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे नंबर्स क्या होते हैं। अभी यहाँ पर एक चार्ट दिखा हुआ है छोटा सा, इसके बारे में अगली स्लाइड्स में मैंने हर नंबर के बारे में डिटेल दी हुई है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में, जो कि डिटेल में आपको यहाँ दिया हुआ है। रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स के बारे में दिया हुआ है। फिर रियल नंबर्स की कैटेगरीज के बारे में यहाँ डिटेल से दिया हुआ है, रेशनल और इरेशनल नंबर। तो ये सारी चीजें आपको इस पीपीटी के अंदर या पीडीएफ के अंदर मिलने वाली है। तो इस क्लास के अंदर आपको बहुत सारी चीजें जानकारी के रूप में देखने को मिलेंगी, तो जरूर लास्ट तक इस वीडियो के अंदर बना रहे। चलिए शुरू करते हैं। नंबर्स देखो, दुनिया भर के सारे नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जीरो, जीरो एक खास नंबर है, इसको ध्यान रखना है। 5, इसको इंटीजर नंबर भी कहते हैं हम और रियल नंबर भी कहते हैं। जैसे -7, ये भी है। जैसे फ्रैक्शन वाले नंबर, जैसे रूट वाले नंबर, रूट 5 हुआ, रूट 9 हुआ। इमेजनरी नंबर्स भी इसमें शामिल है, माइनस वाले, -3 वाले, ठीक है। या पाई भी इसमें शामिल है, पाई एक इंपॉर्टेंट नंबर है। ई जिसको हम आइलर नंबर कहते हैं, ये भी शामिल है इसके अंदर। और 22/7 भी इसके अंदर शामिल है। डेसिमल वाले नंबर्स भी शामिल है, 0.3 के ऊपर बार, ये सारे नंबर्स इसके अंदर शामिल है। तो नंबर्स की कैटेगरी बहुत बड़ी है। इन नंबर्स की पहचान हमें होनी चाहिए भाई। ये पहचान हमको पता है या नहीं पता है, वो इंपॉर्टेंट होती है, वो मायने रखती है हमारे लिए। तो नंबर्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, एक तो रियल नंबर्स है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जगह मुझे यहाँ पर इमेजिनरी नंबर लिखना चाहिए। मैं रियल नंबर उधर लिख चुका हूँ। तो कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इमेजिनरी प्लस रियल नंबर की एक समूह होता है। तो मैं दूसरी कैटेगरी यहाँ पर बात रहा हूँ, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स, जिसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। याद रखना कि काल्पनिक संख्या वो नंबर्स होते हैं जिनके रूट में माइनस होता है। जैसे -√5, √-5 या √-1 या आयोटा वाले नंबर्स जो हैं वो इमेजिनरी नंबर्स कहलाते हैं। जिनके रूट में माइनस आ जाता है वो इमेजिनरी नंबर है। याद रखना कि ये 11th-12th का हिस्सा चला जाता है। और हमारा जो एसएससी रेलवे का जो सिलेबस है, अच्छा ये जो क्लास है बैंकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैंकिंग में भी कभी कभी इनसे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एसएससी पर बेस्ड है ये पूरी क्लास, वैसे पूरी तरीके से, लेकिन बैंकिंग वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो -5 -1 वाले नंबर्स होते हैं। तो ये 11th-12th का हिस्सा है और हमारे सिलेबस में 10th तक की बातें हैं। तो हम सिर्फ रियल नंबर्स की बात करेंगे। ये रियल नंबर 10th क्लास तक की बात होती है। तो दुनिया भर के नंबर्स रियल नंबर्स कहलाते हैं उन नंबर्स को छोड़कर जिनके अंडर रूट में माइनस आता है, उन नंबर्स को छोड़कर। जैसे 0 हुआ, जैसे 5 हुआ, जैसे -8 हुआ, माइनस का या √17 हुआ, या 0.45 हुआ, या 0.333 हुआ, या 5/8 हुआ, ये सारे नंबर्स रियल नंबर्स हैं। ये सारे नंबर्स, या पाई हुआ, या आयला नंबर हुआ, ई हुआ, या 0.3 के ऊपर बार हुआ, ये सब नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स कहलाएंगे। अब रियल नंबर्स की भी दो कैटेगरी होती है भाई। रियल नंबर्स की भी क्या होती है? दो कैटेगरी होती है। एक होती है रेशनल और एक होती है इरेशनल। अच्छा, रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या है। सिंपल सी बात है, वास्तविक संख्या इनको बोला जाता है। ठीक है, अब इनकी रेशनल और इरेशनल देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चों इसको इंग्लिश में ही याद रखना आप। ठीक है, इसको इंग्लिश में ही याद रखना। देखो, अभी हम बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो, इसका मतलब होता है भाई परिमेय संख्याएं। हिंदी में बोलते हैं इसको परिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर्स का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। अब हिंदी मीडियम वाले आप ज्यादा कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे परिमेय संख्याओं से और अपरिमेय संख्याओं से, इससे कुछ भी आप नहीं समझ पा रहे होंगे। तो आप इसको इंग्लिश में याद रखें, रेशनल और इरेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल का मतलब क्या होता है? देखो, रेशनल का मतलब वो नंबर्स होते हैं जिनको हम रेशो की फॉर्मेट में लिख सकते हैं या P/Q की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वो सारे नंबर रेशनल नंबर है। जैसे 5 है, तो भाई 5 को 5/1 लिख सकते हो आप। 3/8 है, ये लिख दिया।
जैसे 0.5 है तो 0.5 को 5/2 लिख सकते हो आप। जैसे 0.7 के ऊपर बार है, अब ये बार का लफड़ा क्या है, तो याद रखना कि 0.7 के ऊपर बार का मतलब है 7/9 लिखना। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, इसका मतलब 3/9 लिखना है इसे, ठीक है। तो बार हटाते 9 लगाते हम। ये आगे रिकरिंग डिजिट से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे सीखने को मिलेगा। अभी के लिए आप ये समझना कि इनको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो। तो ये 0.7 के ऊपर बार हुआ, या एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो रूट में लिखा हुआ हो, जैसे 25 है तो √25 जिसको हम 5 लिख सकते हैं, ये भी एक परफेक्ट, ये भी एक रेशनल नंबर है। याद रखना कि 22/7 जो है वो भी एक रेशनल नंबर है, लेकिन पाई जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या बात कही है? क्या पाई बराबर 22/7 नहीं होता है? ये ऑलमोस्ट होता है भाई, वैसे बराबर नहीं होता है। पाई जो है वो 22/7 ऑलमोस्ट होता है। ये पाई बराबर, पाई की जो वैल्यू होती है ना, पाई की वैल्यू ये होती है 3.1415, ऐसे इस तरीके से लिखी जाती है। मैंने आगे आपको यहाँ बताई भी हुई है। देखो ये पाई के बारे में दिया हुआ है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पर मैंने इसके बारे में दिया हुआ है, जो पाई की वैल्यू है वो 2/7 जो है वो पाई का केवल एक अप्रोक्सीमेट मान है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। इसकी वैल्यू, इसका उपयोग गणनाओं को सरल बनाने के लिए किया जाता है, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए किया जाता है। जबकि पाई में एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 जो है वो परिमेय संख्या है, यानी कि रेशनल नंबर है। इसलिए दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो ये बराबर नहीं होते, बस मान सकते हैं हम इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो पाई या आयलर नंबर या ऐसे इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो जिनका रूट संभव नहीं है, जैसे √17 हुआ या √446 हुआ, 444, तो 484 है 22, मतलब ये इसका भी अंडर रूट नहीं किया जा सकता, तो वो सारे नंबर इरेशनल नंबर कहलाएंगे। अच्छा, माइनस वाले नंबर्स भी इसमें आ रहे रेशो में, कि -7 लिख दिया है तो -7/1 लिख सकते हैं इसे, ये भी रेशनल नंबर है। अब देखो रेशनल नंबर्स की जो कैटेगरीज है ना भाई, रेशनल नंबर्स की जो कैटेगरीज है ये कई तरीके की है। रेशनल नंबर्स की कैटेगरीज दो तरीके की होती है, एक तो होती है इंटीजर और एक होती है फ्रैक्शन वाली वैल्यूज। तो इंटीजर का मतलब देखो हिंदी में याद रखना इसको, पूर्णांक वैल्यू। इंग्लिश मीडियम वालों अब इसे हिंदी में याद रखना आप, पूर्णांक। और ये फ्रैक्शन का मतलब भिन्न होता है, या इसको हम अपूर्णांक भी कह सकते हैं, नॉन इंटीजर वैल्यूज भी इनको बोला जा सकता है। अब ये जो पूर्णांक वैल्यूज है ना, इंटीजर वैल्यूज का मतलब पूर्णांक, इसका मतलब है पूर्ण अंक, पूरा पूरा अंक हो, पूरा पूरा अंक हो। जैसे पूरा पूरा अंक हो, यानी कि 5 हो, 7 हो, -5 हो, ये जो नंबर्स है ना, ये सारे नंबर्स जो है वो इंटीजर नंबर्स है। बाकी फ्रैक्शन या अपूर्णांक वाली जो वैल्यूज है, जैसे 0.5 है, इसको 1/2 लिख सकते हैं, 3/8 हुआ, या 0.3 के ऊपर बार हुआ, ये सारे नंबर्स जो है वो आपके अपूर्णांक नंबर्स हैं या फ्रैक्शन वाले नंबर्स हैं। इनमें भी दो कैटेगरीज है, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। मैं आपको बता देता हूं, वैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें अंश न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बढ़ाओ, या अंश हर से बढ़ाओ। जैसे 7/5 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम बेसिकली 2/5 लिख सकते हैं। तो 2/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये भी फर्क होता है, ये पता ही नहीं होता हमें, 4/5। जैसे 0.8 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, जबकि 4.5 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि ये 4.5 लिखा हुआ है, यानी कि ये 9/2 है, यहाँ पर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या फिर मैं आपको यूं कहूं, देखो इधर हो जाता हूं मैं, या फिर मैं आपको यूं कहूं कि 15/20 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसे 5 से कैंसिल करके 3/4 लिखा जा सकता है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये फर्क होता है, ये हमें पता ही नहीं होता, लेकिन चलो मैंने बता दिया आपको। यहाँ हम बात करें, इधर अगर हम बात करें तो इंटीजर्स जो नंबर्स हैं, इंटीजर्स नंबर्स जो है वो भी दो कैटेगरी में बांटे जा सकते हैं। एक तो होते हैं नेगेटिव नंबर्स। अब नेगेटिव नंबर्स कौन कौन से, -1, -2, -3, ये सारे नंबर जो जीरो से छोटे नंबर्स हैं वो सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। और होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर्स वो नंबर्स है जिनमें नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हो, जीरो से शुरुआत होते हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 नंबर, ये सारे होल नंबर है, इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। देखो आप पढ़ते रहो, समझते चलो, और रिवाइज करते रहना। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड ज्यादा है तो 0.5 की स्पीड कर लेना, अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड धीरे है तो आप 1.5 की स्पीड से इस वीडियो को देखना और समझते चलना।
ठीक है, ये वीडियो देखनी है, बस आपको चीजें आपको दिमाग में भरनी है अपने में। अब होल नंबर में क्योंकि जीरो एक कैटेगरीज है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो दो कैटेगरीज में इनको बांट सकते हैं। एक तो जीरो वाले यानी कि जीरो अलग, और फिर बचे हुए नंबर से वो नेचुरल नंबर है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 जो नेचर में उपलब्ध है, जिनको हम प्रकृति में उपलब्ध नंबर्स कहते हैं, वो होते हैं प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृत संख्या इनको लिख सकते हैं। और नेचुरल नंबर्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक कैटेगरी है इवन और ऑड वाली, और एक कैटेगरी है प्राइम और कंपोजिट वाली। इनके बारे में आगे चर्चा करेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो मैं ज्यादा लिखूंगा नहीं, आगे यहाँ पर पूरी चीजें लिखी हुई हैं। अब इस वाली स्लाइड के अंदर हम देख पा रहे हैं कि जो रियल नंबर्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, रियल नंबर्स के बारे में यहाँ दिया हुआ है, शायद आपको ये प्रॉपर तरीके से दिख जाए भाई। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो रियल नंबर्स के बारे में जो डेटा दिया हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है। रियल नंबर्स जो है वो आपको जिसे संख्या रेखा पर हम व्यक्त कर सकते हैं वो रियल नंबर्स है, और इमेजिनरी नंबर्स वो हैं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखना कि जैसे ये नंबर लाइन है, ये हमारे पास में नंबर लाइन है, ये हमारे पास में नंबर लाइन है, इस पर जिसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही रियल नंबर है, और इमेजिनरी नंबर्स हैं जिनको हम किसी भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। तो ये रियल नंबर्स के बारे में दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज समझना, जैसे मैं रियल नंबर्स के बारे में बोल रहा हूँ कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं भाई? देखो समझना कि जैसे एक नंबर लाइन ये है, तो इस पर नंबर्स लिखे होते हैं 0 1 2 3, ऐसे अनंत तक चलते हैं, और इधर लिखे होते हैं -1 -2 -3, और ऐसे ये भी अनंत तक चलते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब आप देख रहे हो कि 0 से 1 के बीच में ये इतना बड़ा गैप है, तो इनके बीच में भी अनंत नंबर हो सकते हैं, जैसे 0.1 0.11 हो सकता है, 0.1038 भी यहीं पे है। बहुत सारे नंबर हो गए ना, तो ये नंबर सारे नंबर जो है वो जीरो के बीच में है। जैसे √2 की वैल्यू 1.14, ऐसे 414 होती है, 414 होती है, तो ये एक से बड़ी है दो के बीच में, तो √2 कहीं यहाँ पे है, तो ये भी रियल नंबर की कैटेगरी में √2 भी। जैसे 1/3 या 1/3 जो है वो 1/3, मतलब इसको वैल्यू 0.6666 लिख रहे हैं, तो ये भी कहीं यहाँ पे होगी। तो जिन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं वही रियल नंबर्स है, माइनस वाले हो, चाहे वो प्लस वाले हो, चाहे वो फ्रैक्शन वाले हो, चाहे वो डेसिमल वाले हो, चाहे वो इम्परफेक्ट स्क्वायर नंबर जिनका रूट में लिखा हुआ हो, चाहे वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो सारे रियल नंबर है, और जिन्हें हम संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते, यानी कि माइनस में √ वाले नंबर जो है वो इमेजिनरी नंबर होंगे। एक बार फिर से रिवीजन हो रहा है आपका चीजों का। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की दो कैटेगरी है, आप इनको ध्यान से पढ़ें कि रेशनल नंबर्स की तीन कैटेगरी होती है, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाली, एक रिपीटिंग डेसिमल्स वाली, और एक ऑल इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन वाली कैटेगरीज है। इनको ध्यान से समझो। देखो ये क्या क्या है बात, अरे क्या हुआ, ठीक है, ये कौन कौन सी बातें हैं वो समझना आप। देखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, जैसे आपने ना क्या किया कि एक में भाग दिया दो का, तो भाई पॉइंट लगाएंगे हम, यहाँ 0 लिख देंगे, तो 5 बार गया तो 0.5। इसके बाद में कोई डेसिमल आने की जरूरत नहीं है, अब 0 0 0 आएगा, तो 0 तो कितनी भी बार लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना कि ये बोली जाती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग का मतलब जो एंड हो जाए डेसिमल, उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल है बोलते हैं। जैसे 4 में 5 का भाग दें, तो आप कहोगे कि यार पॉइंट लगाएंगे 40 आएगा, 8 बार भाग चला जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल निकल के आई है। जैसे हम 8 से डिवाइड करें किसी भी नंबर में, जैसे 7 से डिवाइड किया, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल देगा। जैसे पॉइंट लिखा, 0 लिखाया, 8 से 8 बार, 6 बचा, फिर 0 लगा देंगे, 60, 8 से भाग दिया 60 में, 7 बार गया, फिर 4 बचेगा, 0 लगाएंगे, 8 से 5 बार, तो 0.875 लिखा जाएगा 7/8 को। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, खत्म बार। टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसी डेसिमल्स होती हैं जो एंड हो जाए। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, जिनको हम रिपीटिंग डेसिमल भी कहते हैं, उसमें क्या करेंगे, जैसे 1 में 3 का भाग दिया, तो आप क्या कहोगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 10 होगा, 10 में 3 का भाग देंगे 3, अब एक शेष बच गया, एक में फिर 0 लगाएंगे, तो 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, ऐसे चलता ही रहेगा ये अनंत तक। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैसा कहलाती है, या रिपीटिंग डेसिमल कह लेते हैं,
कहते हैं इनको, और इनको बाद में 0.3 के ऊपर बार के रूप में लिखा जाता है, जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्मेट में 1/3 लिख सकते हैं, या 0.3 बार का मतलब 3/9 लिख सकते हैं। आगे ये बात आएगी, अब मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, उसके आगे हम इस बात को पढ़ेंगे। तो ये रिपीटिंग डेसिमल के रूप में लिखे जाते हैं। ठीक है, यहां तक आपको बात क्लियर है। और ऑल इंटीजर्स नंबर, जैसे 7 है, ये भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी है, क्योंकि रेशो की फॉर्मेट में इसको लिख सकते हैं 7/1 -4/1, ये सब रेशनल नंबर की कैटेगरी है। इरेशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स हैं यहाँ जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर पाई की वैल्यू, जैसे मैं पहले भी बता रहा था आपको कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि 3.84159265 इनमें ये रिपीट होती जाएंगी। 100 डिजिट तक भी हम इसमें कोई भी एक पैटर्न नहीं ढूंढ पाए जिससे इसे फ्रैक्शन के रूप में लिखा जा सके। तो पाई को अभी तक जो कैटेगरी दी गई है वो इरेशनल नंबर की कैटेगरी में लिखा गया है। और √2 है, इसको अगर हम बात करेंगे तो ये 1.414 या √5 है, इनकी वैल्यू जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ऐसी डेसिमल्स होती हैं जिनमें कोई भी डिजिट्स रिपीट नहीं होती। देखो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, लेकिन इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो हम यहाँ पर 0.3 के ऊपर बार लिख के इसे फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन इनको फ्रैक्शन की फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सकता है। जो फ्रैक्शन की फॉर्मेट में नहीं लिखी जा सकती उनको हम अपरिमेय नंबर या इरेशनल नंबर्स कहते हैं। या आयलर नंबर भी इनमें एक कैटेगरी है जिसकी वैल्यू 2.71828 होती है। तो ये चीज हम समझ पा रहे हैं। अब एक यहां पर आपको एक की पॉइंट यहां दिया हुआ है कि √2 इज इरेशनल। √2 जो है वो इरेशनल है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.14414 ऐसे कुछ वैल्यू होती है, जबकि √4 इज रेशनल नंबर, क्योंकि √4 की जो वैल्यू है वो 2 है, और 2 को फ्रैक्शन की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको सीखने को मिली, ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ पाई से रिलेटेड। अब आगे बात करते हैं इंटीजर्स की, यानी कि पूर्णांक की। ये पूर्णांक की जो फैमिली है ये आपको दिख रही है यहाँ पर। इसमें हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं, जीरो की बात करते हैं और नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं। तो पूर्णांक में ये 3 कैटेगरी होती है। नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, जीरो और प्राकृत संख्याएं, तीनों कैटेगरी यहां पर देखने को मिल रही है। और ऑल होल नंबर्स आर लेस देन जीरो आर नेगेटिव नंबर्स। देखो जो जीरो से छोटे नंबर्स हैं वो सारे नंबर नेगेटिव नंबर्स होंगे। जैसे मैंने नंबर लाइन पे दिखाया था, तो जीरो से बड़े नंबर, जीरो या जीरो से बड़े नंबर 2, 3, 4, ये जो सारे इंटीजर्स नंबर है, अब ये इंटीजर्स नंबर है, -1, -2, -3, ऐसे ये माइनस वाले नंबर से इनको ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और इनको हम धनात्मक संख्याएं कहते हैं। ये धनात्मक संख्याओं का दूसरा नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नेचुरल नंबर, इनको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। जो प्रकृति में उपलब्ध संख्याएं हैं उनको प्राकृत संख्याएं बोलते हैं, यानी कि जहां से हम गिनती शुरू करते हैं उनको नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। वीडियो में मजा आ रहा है आपको? मैं प्रॉपर आपको समझाते हुए इस वीडियो को बना रहा हूं, और अगर आपको ये अच्छी लग रही हो तो मुझे जरूर बताना। मैं इसमें फालतू बातें नहीं करना चाहता हूं, बस आप पढ़ते रहो, आपका ध्यान लगा रहे, बस वही मेरी कोशिश है कि आप लगातार चीजों को सीखते रहे बिना किसी बकवास के। चलिए, तो नेचुरल नंबर्स की बात करें, पॉजिटिव इंटीजर्स यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अच्छा, जीरो को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो ये जो जीरो से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको कहते हैं हम होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या है। कई बार तो पूर्ण संख्याओं के बारे में ही पूछ लेता है, या कंप्लीट नंबर्स के बारे में पूछ लेता है। कंप्लीट नंबर्स या होल नंबर्स की बात जब भी करते हैं तो होल नंबर्स इंक्लूड जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स। जीरो प्लस ऑल नेचुरल नंबर्स आर नोन एज होल नंबर्स। जीरो प्लस प्राकृत संख्याएं जोड़ ली जाए तो वो होल नंबर्स कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाती है। याद रखना है, जीरो एक अलग से नंबर है, और इंटीजर नंबर्स में तीनों कैटेगरी निकल के आती है। अगली कैटेगरी की बात करें तो इंटीजर की ही कैटेगरी है प्राइम और कंपोजिट नंबर। देखो प्राइम को आप सब जानते हैं कि इसको बोलते हैं हम अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स मुझे आपको अलग से बताने पड़ेंगे कि अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, अभाज्य संख्याओं के अंदर भी डिटेल में बहुत सारी चीजें निकल के आती है। और दूसरी कैटेगरी आती है कंपोजिट नंबर। देखो जैसे हम बात करते हैं एक वो नंबर जिनमें किसी भी नंबर का भाग ना जा सके स्वयं के और एक के अलावा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17,
19, 23 ये सब नंबर प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के बारे में क्या क्या जानकारी चाहिए होती है कि एक तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। आगे मैं एक वीडियो के अंदर प्राइम नंबर के बारे में ही आपको डिटेल से चीजें बता दूंगा। सबसे छोटा ऑड प्राइम नंबर 3 है। सबसे छोटा विषम अभाज्य संख्या 3 है। सवाल पूछा जाता है इस पर, सवाल बनता है इस पर, तो आगे सवालों में इन चीजों की चर्चा करेंगे हम। बाकी के सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं, इसको हम ओनली इवन प्राइम भी कहते हैं। इनमें किसी भी नंबर का भाग नहीं जाता। 1 से 50 तक की गिनतियों में प्राइम नंबर्स की संख्या 15 है। कितनी है? 15। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 और 47, ये नंबर 15 होते हैं। टोटल 15 है 1 से 50 के बीच में, और 50 से और 100 के बीच में या 51 से 100 के बीच में इन नंबर्स की संख्या 10 है। तो 1 से 100 तक के बीच में हम कह सकते हैं कि टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। इनके बारे में आगे और भी चर्चा करेंगे। तो ये सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं। इनके दो ही फैक्टर होते हैं, एक और इटसेल्फ, यानी कि खुद खुद जो नंबर है वो भी एक फैक्टर होता है। जैसे हम बात करें बाकी के जितने भी दुनिया भर के नंबर्स हैं वो कंपोजिट नंबर्स बचेंगे प्राइम नंबर के अलावा। जैसे 4 है तो ये भी प्राइम नंबर के प्रोडक्ट से बना हुआ नंबर है। जैसे 6 तो ये भी दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट से बना हुआ नंबर है। 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर के गुणन से बना हुआ नंबर है 6। जैसे बात करें 48 की तो ये 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 है। तो ये 2 2 2 2 ये सब प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है। तो ये नंबर ऑफ फैक्टर्स में ये काम आने वाली है ये चीजें, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो वो सारे नंबर्स कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। हाउ टू चेक इफ ए नंबर इज प्राइम, कैसे पहचाने कि कोई नंबर प्राइम है? तो आप कहोगे कि यार बहुत सिंपल है, जिसमें किसी के नंबर का भाग नहीं जाता वो नंबर प्राइम है। लेकिन कैसे पता चलेगा कि भाई 87 एक प्राइम नंबर है या नहीं? कैसे पता चलेगा कि 141 एक प्राइम नंबर है या नहीं, या 161 एक प्राइम नंबर है, 171 प्राइम नंबर, कैसे पता चलेगा कि किसका भाग जा रहा है इसमें? कैसे नहीं पता चलेगा? जैसे ये तो सिंपल है, आपको पता चला होगा कि 8 और 7 15, 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो ये 3 गुणा 29 है। जैसे 3 गुणा 47 है, 3 से भाग जा रहा है इसमें, ये नहीं पता चलेगा जल्दी से, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 3 का भाग नहीं जा रहा है, इसमें 7 का भाग नहीं जा रहा, 7 का भाग जा रहा है, 7 गुणा 23 है। जबकि ये देखें हम तो 9 गुणा 19 है। ये सारे नंबर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर की पहचान करने के लिए बेसिकली हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे मैं बात करूं कि जैसे मैं बात करूं एक नंबर मैंने ले लिया यहाँ पर, मान लो कि मैं 163 के बारे में पता करना है मुझे कि ये प्राइम नंबर है या नहीं। मुझे क्या पता है कि इसमें किसका भाग जा रहा है? 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, 11 से, 13 से, 17 से, 18 से, किस नंबर से भाग जा रहा है मुझे कैसे पता चलेगा? कहाँ तक मुझे भाग देना है ये पता करना है मुझे। तो याद रखना कि प्राइम नंबर के लिए एक कंडीशन तो ये है कि 6 से भाग देने पर +1 या -1 बचना चाहिए, या तो 1 बचे या -1 बचे। तो ऐसे नंबर प्राइम नंबर होंगे जिनमें 1 बचे या -1 बचे, लेकिन ऐसे तमाम नंबर्स आपको मिल जाएंगे जो प्राइम नंबर नहीं है और 6 से डिवाइड करने पर एक रिमाइंडर दे रहे हैं। जैसे कि मैं बात करूं 21, 22, 23, 24, 25, 25 एक नंबर ऐसा है जिसमें 6 से भाग देने पर एक रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। तो ऐसे तो तमाम नंबर मिल जाएंगे। हालांकि ये एक कंडीशन होती है, लेकिन पहचान नहीं कर सकते आप इससे कि ये नंबर प्राइम है या नहीं। तो कैसे पहचाने? तो आपको करना क्या है भाई, इससे जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढो। 163 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है? दिमाग में आना चाहिए। तो दिमाग में आएगा 169 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर विच इज ग्रेटर देन 163। ये 163 से बड़ा है। तो आपको करना क्या है, इसका अंडर रूट करना है। अंडर रूट करने पर वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट करने पर वैल्यू आएगी 13। तो आपको 13 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, 13 से छोटे जितने भी नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं, उनसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल की जरूरत पड़ेगी। तो 2, 3, 5, 7, 11,
ये प्राइम नंबर्स हैं जिनसे आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा कि 163 में भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। तो आप देखोगे कि 2 से भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि लास्ट में 2, 4, 6, 8, 10 या 0 नहीं है। लास्ट में 3 से भाग नहीं जा रहा है, क्योंकि डिजिट्स का सम जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं है। तो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना जरूरी है, जो कि मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा। 5 से भाग नहीं जा रहा है, 7 से भी भाग नहीं जा रहा है, 11 से भाग नहीं जा रहा है, इन नंबर से भाग नहीं जा रहा है, तो हम कहेंगे कि ये 100% प्राइम नंबर है। अगर इन नंबर में से किसी भी नंबर से भाग चला जाता तो हम कह देते कि ये प्राइम नंबर नहीं है। इसके बाद मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है कि प्राइम नंबर है या नहीं। ठीक है, तो टेस्टिंग 241 इज प्राइम और नो, ये आपसे पूछ रहा है। हालांकि ये सारी चीजें लिखी हुई है वो मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूँ, वही चीज है। तो 241 से जस्ट बड़ा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 225 से बड़ा है, तो 256 है, जिसका अंडर रूट करने पर 16 आ रहा है। तो 16 से छोटे जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो आप 2, 3, 5, 7, 11, 2, 3, 5, 7, 11, तो आप चेक करोगे इन नंबर से डिवाइड करके, तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो ये प्राइम नंबर है। जबकि 1001 को जब चेक करने जाएंगे हम, तो 1001 में 7, 11, 13 का भाग जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। तो हम प्राइम नंबर की पहचान ऐसे करते हैं। इवन और ऑड के बारे में आप जानते ही हो। इवन ऑड के बारे में मैं ज्यादा जानकारी यहां पर नहीं दूंगा, इसको छोड़ सकते हो आप। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, परफेक्ट नंबर। मैंने इस क्लास की स्टार्टिंग से पहले एक सवाल आपसे पूछा था कि व्हाट आर द परफेक्ट नंबर। ऐसे नंबर जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के खुद के बराबर हो। मतलब क्या है, जैसे मैं आपको ये कहूं 15 है, तो 15 में किस किस नंबर का भाग जाता है, 1 का, 3 का, 5 का और 15 का। 15 को छोड़ते हुए, उस नंबर को छोड़ते हुए, अगर 1, 3 और 5 का टोटल इस नंबर के बराबर आ जाता तो ये परफेक्ट नंबर होता। जबकि 15 जो है एक परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि इसके फैक्टर से 1 से डिवाइड होता है इसमें, 2 से, 3 से और 6 से। 6 को शामिल ना करते हुए, उस स्वयं संख्या को शामिल नहीं करते हुए, जो बचे हुए नंबर से 1, 2, 3, इनका टोटल अगर उस नंबर के बराबर हो जाता है तो हम इसे परफेक्ट नंबर कहेंगे। कि जैसे 3 और 2 5 और 1 6, 6 के बराबर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि एक परफेक्ट नंबर है। जैसे 28 एक और नंबर है परफेक्ट नंबर, जिसके बारे में हमें जानना है। तो 28 को हम लिखेंगे, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 4 से, 7 से और 14 से। 28 से होता है, लेकिन स्वयं नंबर को नहीं लेते हैं। अच्छा, ये टोटल फैक्टर्स की संख्या निकालने वाला ही तो पार्ट मैं आपको पढ़ाने जा रहा था। यहां पर जो अगली बात है, देखो यहां हम नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे आगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर तो हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, नंबर्स में कैटेगरीज क्या क्या है। तो हम परफेक्ट नंबर की जब बात करने जाएंगे, तो परफेक्ट नंबर में 28 के जब फैक्टर्स की बात करेंगे, तो 1, 2, 4, 7 और 24 है। अगर इन फैक्टर्स का सम इस 28 के बराबर आ जाता है, तो हम कहेंगे कि एक परफेक्ट नंबर है। 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28 होता है, तो ये परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ऐसी तीसरी जो नंबर है वो आपको दिख रहा है 496 भी एक परफेक्ट नंबर है। और ध्यान रखना कि दुनिया भर में ऐसे 51 ही नंबर ढूंढ पाए अभी तक हम इंसान, जो परफेक्ट नंबर है, जिनके फैक्टर्स का सम उस नंबर के बराबर है। ऐसे दुनिया भर के नंबर्स में से हम केवल और केवल 51 नंबर्स को ही खोज पाए। ठीक है, ये एक रोचक जानकारी आपको मिली। बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए एक चीज समझना आप, परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स में कैसे पहचाना जाता है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ध्यान रखना कि जब कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता है। यही तो है। जैसे हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा, या 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ये सारे नंबर्स जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं रूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप एक चीज समझना, यहाँ पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। देखो मैंने क्या बनाया है आपके लिए, एक खतरनाक सी चीज बनाई है भाई।
नो, कुछ अच्छा सा सीखने को अब आपको मिलने वाला है यहाँ से। चलिए, बहुत है, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनना कि जब मैं स्क्वायर में यूनिट डिजिट देखूंगा तो देखो दुनिया भर के जो नंबर है उनके स्क्वायर में यूनिट डिजिट यही हो सकती है। जैसे 17 का स्क्वायर करेंगे तो 7 के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वही 17 के स्क्वायर में आएगा। तो 7 के स्क्वायर 49 में 9 आता है, तो 17 के स्क्वायर 289 में भी 9 आएगा। ये तो सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए। तो दुनिया भर के किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट यही हो सकते हैं। तो इनके स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वही दुनिया के किसी भी नंबर के स्क्वायर की यूनिट डिजिट हो सकती है, इकाई का अंक हो सकता है। वापस सुन लेना, ये बात रिपीट नहीं करूंगा मैं। तो ये वीडियो का अर्थ यही है कि आप थोड़ा सा रिवर्स जाके चीजों को फिर से सुन सकते हैं। तो एक के स्क्वायर में एक आता है यूनिट डिजिट, दो के स्क्वायर में 4 आता है, तीन के स्क्वायर में 9 आता है, चार के स्क्वायर 16 में 6 आता है, तो 6 आता है। ठीक है। पांच के स्क्वायर 25 में 5 आता है, छह के स्क्वायर 36 में 6 आता है, सात के स्क्वायर 49 में 9 आता है, 64 में 4 आता है यूनिट डिजिट, और 9 नाम 81 में 1 आता है यूनिट डिजिट। और जीरो जहां भी है 10 के स्क्वायर में वहां जीरो ही आएगा। इनको मैं मिटा देता हूँ यार एक बार। ये मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट ही लिखे हैं बस, केवल और केवल इनके। देखो, तो आप कहोगे कि दुनिया भर के जितने भी नंबर है उनके, जैसे एक के स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट है वही 9 के में, दो के में जो है वही 8 के में, तीन के में और 7 के में, चार के में और 6 के में, पांच के और 5 के में, और जीरो के में जीरो होता है। ठीक है। तो एक और 9 का टोटल 10, दो और 8 का टोटल 10, तीन और 7 का टोटल 10, चार और 6 का टोटल 10। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका सम 10 के बराबर है, ऐसे दो अंक जिनका टोटल 10 के बराबर हो, उनके स्क्वायर में यूनिट डिजिट सेम होती है। अच्छा, कभी भी दुनिया भर के किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर में लास्ट में 2 3 7 8 नहीं हो सकते। यूनिट डिजिट पर क्या नहीं हो सकते? 2 3 7 8 कभी भी नहीं हो सकते हैं। यूनिट डिजिट कांट बी नेबर बी 2 3 7 और 8, और लास्ट डिजिट ओनली 0 1 4 5 6 9 हो सकती है। तो एक तो ये आइडेंटिफाई करने का तरीका है। दूसरा ये ध्यान रखना कि दुनिया भर की कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जैसे मैं आपको ये कहूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इस परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट टू डिजिट जो है, ये जो लास्ट टू डिजिट है ये वही हो सकती है जो 1 से 24 तक के स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट होंगी, वही यहां पर आ सकती है। जैसे 1 से 24 तक के स्क्वायर में, जैसे 23 का स्क्वायर 529 है, तो 29 आएगा लास्ट में, या 24 का स्क्वायर 76, 24 का स्क्वायर 576 होता है, 24 का स्क्वायर 576 होता है, या लास्ट की टू डिजिट 76 हो सकती है, या 5 का स्क्वायर 25 होता है, लास्ट की टू डिजिट 25 हो सकती है। कभी भी याद रखना कि लास्ट में 45 नहीं हो सकता, क्योंकि 1 से 24 तक के स्क्वायर में लास्ट टू डिजिट 45 नहीं आता है कभी भी। तो केवल और केवल कुछ नंबर ही ऐसे हैं जो लास्ट टू डिजिट पर हो सकते हैं, वो नंबर है 1 से 24 तक के स्क्वायर में। तो परफेक्ट स्क्वायर पहचानने के लिए ये भी एक इंपॉर्टेंट रूल है। और तीसरी बात हमारे पास में इंपॉर्टेंट है, डिजिटल सम रूल। डिजिटल सम रूल क्या कहता है भाई? ये कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी 1479। यानी कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, जैसे 42 का स्क्वायर जो होता है ना, वो होता है 1764। तो इसमें जितने भी डिजिट्स हैं इनका सम करें तो 10 और 8 18, 18 में एक और 8 को जोड़ेंगे 9, तो ये केवल और केवल 1479 हो सकती है, 1479 हो सकती है डिजिट सम। डिजिट सम 1479 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर 9 आ रहा है तो 9 मैच हो चुका है। जैसे मैं बात करूं 25 का स्क्वायर भाई 625 होता है, तो 5 और 2 7 और 4, 5 और 2 7 और 6 13, 13 में एक और तीन को जोड़ने पर 4 आएगा, तो 4 डिजिट सम हो सकता है।
तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों बातें आपको समझ में आई होंगी कि डिजिट सम कैसे पहचानते हैं हम, तो सॉरी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे पहचानते हैं। तो ये फाइनल कॉन्सेप्ट था अपना जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर से रिलेटेड था। अब हम नंबर से रिलेटेड चीजें सीख चुके हैं। हालांकि अभी इसमें एक कैटेगरी और बचती है जो हम पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे। मैं प्रॉपर इसकी एक वीडियो बना दूंगा। प्राइम नंबर से रिलेटेड बातें भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा। इसके बाद अगली जो क्लास रहेगी उसके अंदर हम धीरे धीरे डिविजिबिलिटी रूल इन यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, रिमाइंडर थ्योरम, नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिविजिबिलिटी प्रोसेस या हाईएस्ट पावर्स के बारे में हम चीजें सीखेंगे। ये मैंने पूरा एक पीपीटी बना रखी है इनके बारे में, भाजकता नियम से रिलेटेड कुछ इस तरीके की पूरी पीपीटी बनाई हुई है, आगे की क्लासेज में मिलेगी। तो आप जरूर जुड़े रहें और देखते रहें आकाश गणित। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लोगों के साथ शेयर करें और कमेंट कर मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।